तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डाइजेशन ऑफ फूड को पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर उस लास्ट में हमने कैलोरीफिक वैल्यूज और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू का डिस्कशन कर लिया। तो लास्ट लेक्चर की कहानी यहाँ तक होती है। आज हम डाइजेशन का पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो डाइजेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, फिर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये दो टॉपिक आज कंप्लीट करके चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो एब्जॉर्प्शन हमें करना पड़ेगा। अब हमने फूड को डाइजेस्ट कर दिया एकदम स्मॉल कंपोनेंट्स में, अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब में हमने इसको तोड़ दिया। लेकिन अभी हम इस फूड को हमें अंदर भी लेना पड़ेगा, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक इसको भेजना है, क्योंकि हमारे स्टमक से तो हर सेल जुड़ा नहीं है या इंटेस्टाइन से हर सेल जुड़ा नहीं है। उसको ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू हमें अलग अलग सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना है। तो उसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, ताकि हम उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू भेज सकें। तो एब्जॉर्प्शन मेनली 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो पैसिव हो, या तो एक्टिव हो, या फैसिलिटेटेड हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव मतलब अपने आप हो। इसमें कौन सा मेन एग्जांपल आ सकता है? सिंपल डिफ्यूज़न इसका एग्जांपल आ सकता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न किसका होता है? स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट तो अभी नहीं रहा, मतलब मोनोसेकेराइड्स का। तो मोनोसेकेराइड्स का होता है स्मॉल अमाउंट पे, लेकिन वो मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल सब क्या क्या आ जाते हैं? तो ग्लूकोज आ जाता है उसमें मेनली, तो ग्लूकोज आ गया। फिर स्मॉल अमाउंट में क्या आता है? एमिनो एसिड्स आ जाते हैं। एमिनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट, प्लस आयन्स, जैसे क्लोराइड आयन्स बोल सकते हैं। तो ये जनरली हमारे सिंपल डिफ्यूज़न से होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ब्लड में जब हमारा कुछ चीज़ जाता है, तो ये समझ लीजिए कोई सेल है, इंटेस्टाइन का सेल है, इंटेस्टाइन का ये सेल है, इसके साथ ये जा रही है ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल जा रही है हमारी, तो यहाँ हमारे आरबीसीस होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे, सेल का भी अपना साइटोप्लाज्म होगा। तो इन दोनों का अपना एक कंसंट्रेशन होगा, इसको कंसंट्रेशन बी और इसको कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं। तो एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि कौन क्या जाता है। अगर इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, इसमें कम हो, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। कोई प्रोटीन यहाँ कम हो, यहाँ ज़्यादा, तो उस प्रोटीन का यहाँ से यहाँ मूवमेंट होना चाहेगा। तो वैसा ही ये बहुत जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है या जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है, ये पैसिव वालों में ज़्यादातर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये बात आपने ध्यान रख ली। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, अब आप वो जानना है। ये भी एक डिफ्यूज़न ही होगा, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जनरली यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है हमारे पास, लेकिन हमें क्या चाहिए? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। वो अपने आप डायरेक्टली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ये मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये बाहर का साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, इसमें एक कैरियर प्रोटीन रहेगा जो हेल्प कर देगा इस पार्टिकल को यहाँ से थ्रू अंदर जाने में। जैसे हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका आपने डायग्राम तो देखा ही होगा। कुछ ऐसा पर्टिकुलर डायग्राम होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बाइलेयर का होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। तो हमें पता है कि जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख लिया, तो अब क्या होता है? हर चीज़ तो इसके अंदर से पास नहीं हो सकती। आप कुछ चीज़ें पास हो सकती है, कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक बाइलिपिड लेयर है। तो इसका जो नॉन पोलर लिपिड पार्ट है, वो क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है बाहर का सब्सटेंस तो हाइड्रोफिलिक समझ लीजिए, लेकिन जो टेल है वो तो हाइड्रोफोबिक है।
तो अभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो लिपिड का ये लेयर है इसके अंदर से जनरली कौन नहीं जा पाता, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएंगे, वाटर वगैरह, H2O। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर से हम बिना किसी सपोर्ट के थ्रू हम पोलर मॉलिक्यूल जैसे पानी को पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो पानी से नफरत करता है। तो इसी के लिए हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, जहाँ एक कैरियर प्रोटीन उसको हेल्प कर देता है। अभी हमारे सेल के अंदर भले ही पानी हमारा लेस हो, बाहर पानी ज़्यादा हो, फिर भी पानी को या कोई पोलर सब्सटेंस को एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत हो जाती है। तो कैरियर प्रोटीन के एग्जांपल्स में क्या आएगा, इसमें भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ही आ जाते हैं। इसमें भी कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जो इसमें आता है। अब हम बात कर ली इन दोनों की। पानी का केस मैंने अभी उस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में बताया, लेकिन पानी तो मेनली किससे चलती है, ऑस्मोसिस से। तो ये डिपेंड करती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे, पानी का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, तो उस पर जनरली ये डिपेंड करती है। तो ये बात आप जान लीजिए, पानी ऑस्मोसिस से मूव करती है। वो सिर्फ एक एग्जांपल दिया पानी का पोलर मॉलिक्यूल में मैंने। फिर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी वजह से यहाँ एनर्जी ATP यूज़ होती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। तो ATP का यूज़ होता है क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेज रहे हैं। यहाँ हम अपोजिट करते हैं, इसलिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हम जनरल नेचुरल जो टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएंगे, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, सोडियम जैसे आयन्स आ जाएंगे, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है, हमने फैट्स का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। फैट्स मतलब अभी तो फैट्स नहीं रहे, अभी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन गए हैं फैट्स। तो इनका हमने अभी कोई पर्टिकुलर बात नहीं देखी। तो ये क्या होते हैं, ये जनरली इंसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसकी वजह से ये ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इसी की वजह से इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, इसको पहले हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको फर्स्ट हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। तो उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, माइसील। उसको क्या कहते हैं हम, माइसील। वो माइसील का ड्रॉपलेट्स बन गया। अब उसमें एक प्रोटीन का कवरिंग टाइप का लगा देते हैं, तो प्रोटीन कोट बोल सकते हैं। फिर इसमें प्रोटीन कोट लग जाता है। तो प्रोटीन का जब कोट लग जाता है इसमें, तो उस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। तो आप इनका मूवमेंट, इसको हम मूव करेंगे, क्योंकि फैट्स और ग्लिसरॉल खुद लिपिड्स है। तो अभी हमने बात की मेम्ब्रेन से पास होना इनको इतना आसान नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमने इसको पहले एक प्रोटीन का कवरिंग दिया इसमें। तो इसकी वजह से अब हम इसको कहाँ भेजेंगे, ब्लड में नहीं भेजेंगे, अब इसको भेजेंगे लिम्फ वेसल्स में, जो हमारे लिम्फ सिस्टम है, जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं हम, जो भिलाई में प्रेजेंट है। आप समझे नहीं होंगे, डायग्राम से समझ लेंगे। तो ये रहा। तो ये जो है हमारा जनरली एक डायग्राम है। इंटेस्टाइन में भिलाई होती है, जो मैंने बोला था, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है वो बहुत ऐसे लेयर्स बना देता है। उसी एक लेयर को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये आप लेयर को देख सकते हैं, म्यूकोसा का लेयर। तो इसमें क्रिप्स बन चुके हैं, चट्टाने जैसे बन चुके हैं ऊपर और नीचे भी। जो नीचे धसे हुए इनको हम क्रिप्स बोलते हैं। तो उनको क्रिप्स बोलते हैं। फिर ऊपर जो निकले हुए स्ट्रक्चर है ये वाले, उनको भिलाई कहते हैं। और ये देखिए ब्लड वेसल, ये आर्टरीज, ये वेन्स। और आर्टरीज वेन्स जहाँ एक साथ जुड़ती है उसमें कैपिलरीज आ जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आर्टरी और वेन। फिर जो होती है ये स्ट्रक्चर, जो लिम्फ इनके बीच से गुजरता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स लैक्टियल में जाते हैं और लैक्टियल के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बात हो गई
फिर ये जो लिम्फ है ये इसको ट्रांसपोर्ट करके बाद में ब्लड में भेज देता है इन फैट्स को, और ये ब्लड से या ऑर्गन्स पे चले जाते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए। तो ये बात हो गई फैट्स का मूवमेंट। अब एक हम चार्ट देखेंगे, चलिए उस चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम चार्ट है, तो इसको आप देख लीजिए। इस पर क्या बात की, समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होके कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अब क्या क्या चीज़ें कहाँ एब्जॉर्ब होती है ये बात हम जानेंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं, चलो। मुंह में क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स। तो सर्टेन ड्रग्स जो हमारे म्यूकोसा में कंटेक्ट में आती है तो वो पहले एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड कैपिलरीज में। फिर स्टोमक की बात यहाँ की गई है। तो स्टोमक हमारा पेट में तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, लेकिन किसका होता है, पानी का, कुछ कुछ शुगर्स का और अल्कोहल का यहाँ होता है। तो बाउट और स्टोमक पे ये हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने मेन जगह बोली थी जहाँ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ मेनली सब कुछ जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। लास्ट इंटेस्टाइन में मैंने क्या बोला था, पानी, मिनरल्स और ड्रग्स, सिर्फ ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये चार्ट आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कि कौन सा और जगह में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। फिर ये बात होगी। फिर अब और एक टर्म आता है अब एसिमिलेशन। ये क्या हो जाता है टर्म, ये हो जाता है अभी ब्लड में आगे सब्सटेंस, तो ब्लड टू ऑर्गन जो मूवमेंट हो जाएगा और पहुंच जाएगी हमारे न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो अब ये बात आ गई। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स में जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिसऑर्डर्स का पहला एग्जाम्पल जो आता है हमारा वो है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जॉन्डिस मेनली हमारे किस ऑर्गन में होती है, लिवर में होती है हमारी। तो इसमें लिवर इफेक्ट हो जाता है, और लिवर इफेक्ट होने के कारण हमारी जो स्किन प्लस आइस, आँखें और जो चमड़ी है हमारी वो येलोइश हो जाती है, येलोइश या येलो कलर की हो जाती है। क्यों, इसमें बाइल पिगमेंट जमा हो जाते हैं। तो ये बात हमें जाननी थी जॉन्डिस के बारे में कि इसमें बाइल पिगमेंट जमा हो जाता है, जिससे हमारा स्किन और आइस का कलर येलोइश टाइप का हो जाता है, क्योंकि इस हमारी लिवर ख़राब हो जाती है जहाँ से बाइल पिगमेंट्स और बाइल जूस फॉर्म होता है। तो ये बात हो गई। फिर वॉमिटिंग, ये तो सबका हुआ ही होगा, वॉमिटिंग बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये क्या होता है, स्टोमक कंटेंट का इजेक्शन, स्टोमक से जो चीज़ें हैं स्टोमक में आपने जो खाई है उसका इजेक्शन, वो मुंह के थ्रू बाहर निकल जाना, इसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, आप तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद हो जाती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन है। ये मेडुला में हमारे उल्टी करने के सेंटर्स मौजूद होते हैं, वॉमिट सेंटर्स, तो इसकी वजह से होता है। और नौसिया का मीनिंग क्या होता है, नौसिया जो है ये फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, जब आपको उल्टी होने से पहले उल्टी की फीलिंग्स आती है तो फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, इसी को हम नौसिया बोलते हैं। तो दो डिजीज़ हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए, जॉन्डिस और वॉमिटिंग। फिर डायरिया आ जाता है हमारा। तो डायरिया का डिस्कशन कर लेते हैं। तो डायरिया जो है हमारा वो है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब आपका जो बोवेल मूवमेंट होगा आपसे वो इरेगुलर हो जाएगा। और जो आपकी फीसिस है, जो आपका वेस्ट है, उसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, एकदम लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और आपका मतलब बोवेल मूवमेंट जो आप एनस के थ्रू अपना कंटेंट निकालेंगे वो फ्रीक्वेंटली किसी भी समय हो सकती है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसलिए ऐप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोली गई है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने जो खाया वो जल्दी निकल जाता है, तो इसकी वजह से लेस एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, लेस एब्जॉर्प्शन होता है आपके फूड का, जिसकी वजह से आप वीक, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये हो कि डायरिया के बारे में।
अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जो आपकी फीसिस है वो जनरली आप बाहर नहीं निकलती, वो रिटेन हो जाती है आपके कूलोन में। आपने कूलोन का डायग्राम देखा होगा, ये वाला पार्ट कूलोन कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये पार्ट में आपका जो फीसिस है वो स्टोर हो जाती है। इसमें भी इरेगुलर बॉयल मूवमेंट यहाँ स्टोर होके रह जाती है, आपका वहाँ से एनस के थ्रू ये सब निकल के आपका पेट साफ नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन में। फिर आ जाता है इनडाइजेशन तो आप नाम से समझ के प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या है, फूड जो है ये डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। इसका क्या हो जाता है, अगर खाना आपके पेट में डाइजेस्ट ही नहीं हो तो आपका स्टमक कैसा लगेगा, आपको भरा भरा सा लगेगा। तो आपको भरा भरा भर पेट ऐसा लगेगा कुछ। लेकिन इसका अभी कारण क्या है, कॉज क्या है, आपने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आपके एंजाइम्स इरेगुलरिटी आ गई, क्योंकि आपका कुछ एंजाइटी हो गया, आपको बहुत डिप्रेशन आ गया, आपके वहाँ से खाना एंजाइम्स को इफ़ेक्ट हुआ, एंजाइम्स के सेल्स को, और एंजाइम्स के सेल से एंजाइम्स निकल नहीं पाए। ओवर ईटिंग, आप जितना एंजाइम सेक्रेट कर सकते हो उससे ज़्यादा ही आपने खा लिया, तो वो कैपेसिटी आपका पेट वो फुलफ़िल कर ही नहीं पाया कि पूरे खाने को वो हजम कर सके, या फूड पॉइजनिंग हो जाए आपको। तो ये कुछ कारण है इंडाइजेशन के। अब और एक डिजीज़ आती है, डिसऑर्डर, जिसको हम PEM कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इस आप नाम से ही पता चल गया है, प्रोटीन और एनर्जी का यहाँ माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी इसमें। तो ये जनरली अंडर डेवलप कंट्रीज़ में होता है, अंडर डेवलप, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सब कंट्रीज़ में जिन छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है एक सफिशिएंट वे में, कि इतना खाना है, इतनी कैलोरीज लेनी है, वो ले नहीं पाते, तो उनको ये बीमारियाँ होती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारा साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और वो सब पार्ट्स के कंट्रीज़ यहाँ ज़्यादा आते होंगे। तो यहाँ पर जनरली और किस किस जगह में होगा, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ प्लस जहाँ पर फ्लड, ड्राउट, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई है, तो उन सब जगहों पर भी ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ की फसलें नष्ट हो गई, तो ये बात आ गई। इसमें 2 डिजीज आती है, पहला है मैरस्मस और दूसरा है क्वासियोरकर। तो हम पहले मैरस्मस को डिस्कस करते हैं। तो मैरस्मस में बोथ प्रोटीन एंड किसकी कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये बात होगी, इसमें दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, खाने में प्रोटीन और एनर्जी की। ये जनरली लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों में होती है। और इसकी वजह से ये कब होती है, जब मदर्स मिल्क रिप्लेस हो जाता है, मतलब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता और उसके जगह वो कुछ अलग डाइट्स या खाना रिप्लेस बाय अदर फूड, कुछ अलग खाना बच्चों के खाना को ले लेता है। तो जनरली जो अर्ली स्टेज में बच्चों को माँ का दूध चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और जो है वो सब मौजूद रहती है, जैसे IgA एंटीबॉडी उसमें रहती है, तो वो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपको पता ही है प्रोटीन क्या है, हमारा डेवलपिंग डेवलपिंग फूड है जो डेवलपमेंट में काम आती है। तो प्रोटीन ही अगर नहीं है तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। अब एक बच्चे में आप डेवलपमेंट नहीं हो तो उसमें क्या होगा, उसके जनरली ग्रोथ होगा ही नहीं। तो ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, अब एकदम बॉडी पतला रहेगा, एकदम थिन बॉडी रहेगा, थिन बॉडी हो जाएगा तो अब एकदम लिम्स पतले हो गए, लिम्स थिन, तो उसमें एनर्जी ही नहीं होगी। स्किन एकदम चमड़ा अब शरीर से हड्डियों तक लगता हुआ आपको लगेगा। तो ऐसे कुछ हो जाएगी इनकी बॉडीज़, और स्किन इनका ड्राई हो जाएगा क्योंकि नरिशमेंट तो है नहीं। रिंकल स्किन, बच्चे में ही रिंकल स्किन आ जाएंगे। तो ये कुछ होता है।
फिर बॉडी वेट इनका कम जाएगा, BMR लो रहेगा, बॉडी वेट इनका बहुत कम जाएगा। तो ये बहुत सारी कुछ रिजल्ट्स है जो इस डिजीज़ के वजह से होता है। फिर आपको पता है अगर पूरी शरीर ही कमज़ोर हो तो मेंटल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, उसको मेंटली भी उसका इफ़ेक्ट होगा कि बॉडी में इतना कमज़ोरी है तो उसके मेंटल लाइफ में भी इफ़ेक्ट होगा। तो उस बच्चे को जनरली बहुत ब्रेन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो ये हो गया मेरेस्मस। अब क्वाशियोकर में क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। उसमें कैलोरीज भी आ गई थी लेकिन अब इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जनरली 1 ईयर से ज़्यादा वाले बच्चों को ये होती है। उसमें 1 साल से कम वाले बच्चों में होती थी, लेकिन इसमें 1 साल से ज़्यादा वाले बच्चों में है। इसमें क्या है, मदर मिल्क के जगह रिप्लेस हो जाता है ऐसे खाने में जिसमें हाई कैलोरीज, बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह ये सब हो, लेकिन लो प्रोटीन हो जाए। तो यहाँ भी लिख लीजिएगा रिप्लेस बाय अदर फूड जिसमें लो प्रोटीन प्लस लो कैलोरीज हो जाए, इसमें सिर्फ लो प्रोटीन हो जाए। तो अगर हाई कैलोरीज है और लो प्रोटीन है तो इसके वजह से क्या होगा, बॉडी का प्रोटीन की कमी है, डेवलपमेंट तो वैसे ही कम होगा, तो वैसे ही लिम्स इनके छोटे हो जाएंगे, तो छोटे नहीं, लिम्स इनके थिन हो जाएंगे। लेकिन अब इनमें फैट बहुत ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, बॉडी में एक्सटेंसिव ओडेमा हो जाएगा, फूल जाएगा बॉडी। तो लिम्स तो पतले हैं लेकिन बॉडी फूली हुई है इनके अलग अलग कोनों से, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, तो स्वेलिंग हो जाएगी इनके बॉडी ऑर्गन्स में। तो ये बात आ गई। तो फेलियर हो जाएगा इनका ग्रोथ में, जिसकी वजह से इनका मेंटल हेल्थ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके ब्रेन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो मेंटल हेल्थ इनका इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये सब 2 प्रॉब्लम्स है हमारी मेरेस्मस और क्वाशियोकर, जिनमें 2 अलग अलग कंडीशन की वजह से लगभग सेम प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। एक में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों का ही डेफिशिएंसी होता है, एक में सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, कैलोरीज हाई हो जाता है। तो ये बात होगी। तो इसी के साथ हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज हमने बेसिकली डिसऑर्डर्स और उसके पहले हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को डिस्कशन कर लिया। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया और कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम नेक्स्ट चैप्टर ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शुरू कर देंगे। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुंच सके उन तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।